नमस्कार, जोहार। और भी है राहें कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चंदा कुमारी। बचपन में हमने अपने एमएड के बुक में, जो कि मोरल एजुकेशन बुक होता है, उसमें हमने पढ़ा था कि जीवन जीने के लिए 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं: रोटी, कपड़ा, मकान। परंतु आज के इस आधुनिक युग में जिस तरीके से हम डिजिटलाइज हो रहे हैं, अगर हमारे पास शिक्षा ना हो तो हम भीड़ में भी अकेले पड़ जाते हैं। और सिर्फ शिक्षा ग्रहण करना ही हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। उस शिक्षा को ग्रहण करके हम किस तरीके से उसे यूटिलाइज़ करके अपने करियर को डेवलप कर सकते हैं, उसे एक्सप्लोर कर सकते हैं, इसकी भी जानकारी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसलिए हम अपने इस कार्यक्रम में हर सप्ताह एक विषय के साथ आते हैं और उससे जुड़ी जितनी भी जानकारी हो सके आपको देने का प्रयास करते हैं। साथ ही हमारी यही कोशिश रहती है कि हम जो भी आपको जानकारी दें वो बिल्कुल सही हो और सटीक हो। इसके लिए हम आमंत्रित करते हैं उस विषय से जुड़े एक्सपर्ट को, जो कि आपको बिल्कुल सही और सटीक जानकारी देते हैं। हम अपने आज के इस कड़ी में बात करने वाले हैं रिटेल मैनेजमेंट के बारे में, जिसके बारे में पूरी जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं सेंट जेवियर कॉलेज रांची के बीकॉम वोकेशनल डिपार्टमेंट के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर शकील अनवर सिद्दीक। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। थैंक यू। सर, सबसे पहला तो हमारा यही क्वेश्चन है कि जो रिटेल मैनेजमेंट होता है वो होता क्या है? क्योंकि अभी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि क्लास 12th में हैं, वो आगे चल के अपना ग्रेजुएशन करने की सोचेंगे और कहीं ना कहीं बहुत लोगों को जानकारी नहीं होती है कि रिटेल मैनेजमेंट क्या होता है। तो हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि रिटेल मैनेजमेंट क्या होता है। नमस्कार, जोहार। थैंक यू दूरदर्शन फॉर कॉलिंग मी इन दिस स्टेज। जैसा मैम आपने पूछा कि रिटेल मैनेजमेंट जो कोर्स है उसमें कैसे बच्चे आएंगे, उनका करियर कैसा होगा और वो किस तरह से अपने आप को इनरोल कर पाएंगे। जी बिल्कुल। तो ग्रेजुएशन में आने के लिए, चूँकि ये अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम हमारा कॉलेज सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची चलाता है जी। और बच्चे जो है 12th करके जस्ट वापस आ सकते हैं, इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। ग्रेजुएशन करने के लिए उनको एक एंट्रेंस देना होता है जी। और एंट्रेंस का एग्ज़ाम भी बहुत इजी लेवल पे होता है, जो कि ग्रेजुएशन 12th के बाद ही जो सिलेबस वो बच्चे पढ़ते हैं उसके बिहाफ में वो तैयारी कर सकते हैं। उसके लिए बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती है, आसानी से वो एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं और एडमिशन ले सकते हैं। जी। आज के दौर में रिटेल इसलिए ज़रूरी है बिकॉज़ हम और आप जैसा जान रहे हैं कि जब भी हम लोग बाहर कहीं जाते हैं जी। तो रिटेल ही हर जगह है। जी बिल्कुल। अगर उसको हम लोग थोड़ा सा सेगमेंटेड पोर्शन में समझे तो रिटेल जो है वो 2 तरह से है हमारे बीच। एक ऑर्गेनाइज रिटेल है, दूसरा अनऑर्गेनाइज रिटेल है। जी बिल्कुल। अगर ऑर्गेनाइज रिटेल की बात करें तो जो मॉल्स है, जो ऑर्गेनाइज स्टोर्स हैं, बड़े बड़े स्टोर्स हैं, वो ऑर्गेनाइज रिटेल के अंदर में है। हाइपर मार्केट है, वो ऑर्गेनाइज रिटेल के अंदर में है। और अनऑर्गेनाइज रिटेल की जहाँ तक हम लोग बात करते हैं, बच्चों को पढ़ाते भी हैं, समझाते भी हैं कि जितना भी किराना स्टोर्स है, छोटे छोटे दुकान्स हैं, वो सब अनऑर्गेनाइज्ड के अंदर में आता है। जी। तो आज के डेट में मैम ऐसा है कि जो ट्रेंड बना हुआ है, हमारा शॉपिंग या आपका शॉपिंग या जो भी शॉपिंग करने जाता है वो एक लेवल पे जाना चाहता है कि ऑर्गेनाइज स्टोर के अंदर जाएं। अब वो ऑर्गेनाइज स्टोर के अंदर जाता है तो डेफिनेटली उसको ये सब स्टोर में विज़िट करना होगा। जी बिल्कुल। स्टैटिस्टिक्स की अगर हम लोग बात करें तो स्टैटिस्टिक्स ये कहता है कि ऑर्गेनाइज स्टोर जो है वो बहुत रैपिडली बढ़ रहा है। 5 to 8% अभी तक बढ़ चुका है और आने वाले 3 से 5 साल में लगभग 30 to 35% बढ़ेगा। जी। और उसी लेवल से अनऑर्गेनाइज रिटेल डाउन भी होगा। जी। क्योंकि जहाँ पे ऑर्गेनाइज, जैसे हम लोग रांची की बात करते हैं तो रांची अगर 10 साल पहले हम लोग देखते तो रांची में इतने सारे स्टोर्स, इतने सारे दुकानें नहीं थी। बड़े मॉल्स की बात अगर हम लोग करते हैं तो इतने सारे मॉल्स नहीं थी। लेकिन आज अगर आप देखें तो मॉल्स काफ़ी हैं, ऑर्गेनाइज स्टोर काफ़ी हैं। जैसे मान लीजिए रिलायंस की बात करते हैं, पैंटालून्स की बात करते हैं, बिग बाज़ार की बात करते हैं, शॉपर स्टॉप्स की बात करते हैं, सुविधा की बात करते हैं। तो बहुत सारा ऐसा ऑर्गेनाइज स्टोर्स है जो आज रांची में खुल चुका है। अब यहाँ पे चूँकि स्टोर खुल चुके हैं तो पहले में क्या होता था कि पहले के दुकान जब होते थे तो उसमें सोल प्रोप्राइटरशिप होता था या पार्टनरशिप होता था कि 2 लोग मिलकर एक छोटा सा दुकान स्टार्ट कर लिए, या थोड़ा पैसा है तो खुद का स्टोर स्टार्ट कर लिए। लेकिन इतना बड़ा स्टोर स्टार्ट करने के लिए एक ऑर्गेनाइज चेन चाहिए।
और उस स्टोर को चलाने के लिए एक स्ट्रॉन्ग मैन पावर चाहिए। जी बिल्कुल। अब अगर स्ट्रॉन्ग मैन पावर चाहिए तो ये मैन पावर कहाँ है और कैसे आएंगे? तो मैम इस पढ़ाई को अगर बच्चे करते हैं या अपना करियर चुनते हैं तो इन सारे जगहों पर ये अपने आप को सेटल कर सकते हैं, एज अ मैनेजर, एज अ सीनियर एग्जीक्यूटिव, एज अ रिटेल मर्चेंडाइजर, एज अ सप्लाई चेन मैनेजर, बहुत सारा ऑप्शन है इसमें। जी सर, रिटेल मैनेजमेंट में जब 12th के बच्चे जब इसमें एडमिशन लेने आते हैं तो क्या कुछ ऐसे क्राइटेरियाज हैं कि सिर्फ साइंस के बच्चे आ सकते हैं या सिर्फ कॉमर्स के बच्चे आ सकते हैं या फिर किसी भी फील्ड के बच्चे आ सकते हैं? मैम बच्चे अगर ऑप्ट करते हैं इस कोर्स को एज देयर करियर तो वो किसी भी फील्ड के बच्चे आ सकते हैं। अगर वो साइंस बैकग्राउंड से हैं तो वो भी एलिजिबल हैं, अगर वो कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं तो वो भी एलिजिबल हैं, अगर वो आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं तो भी एलिजिबल हैं। जी, यानी कि ऐसा कुछ रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि सिर्फ साइंस के बच्चे या कॉमर्स के बच्चे आ सकते हैं। सर लेकिन अगर जब हम बात करते हैं इंट्रेंस टेस्ट की, जैसा कि हम जानते हैं कि अभी NEP के द्वारा हमारा CUT आ चुका है, तो क्या इस कोर्स में एडमिशन लेने के लिए भी CUT निकालना पड़ता है या फिर कॉलेजेस के अपने इंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं? मैम NEP के थ्रू अगर बात करते हैं तो डेफिनेटली CUT आया है, लेकिन इस पर्टिकुलर कोर्स के लिए या वोकेशनल कोर्स के लिए कॉलेज खुद का सेल्फ कंडक्ट एंट्रेंस एग्ज़ाम करवाता है जी। जिसमें बच्चे को बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं होते हैं। जो बच्चे पढ़े हैं अभी तक, यानी 11th-12th में जो पढ़े हैं उसी के बेसिस पे इंग्लिश हो गया, नॉर्मल मैथ्स हो गया, जनरल स्टडीज़ हो गए, इस तरह का क्वेश्चन उसमें रहते हैं कि बच्चे आसान से अपना वो एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। जी, तो सर उस एंट्रेंस की प्रिपरेशन करने के लिए उन्हें कुछ बुक्स वगैरह भी मतलब एक्स्ट्रा पढ़ने पड़ते हैं या फिर जो उन्होंने नॉलेज एक्वायर कर रखा है उस पर हो जाएगा? मैम बुक्स की जहाँ तक बात करें तो कॉलेज ऑलरेडी एग्ज़ाम से पहले एक सिलेबस अपलोड कर देता है। अच्छा। तो बच्चे उस सिलेबस को देखते हैं और बहुत सारा ऐसा सिलेबस होता है, 90% उसमें कवरेज जो होता है वो बच्चे ऑलरेडी कर चुके रहते हैं। जी। तो उनमें बहुत ज़्यादा परेशानी होने की ज़रूरत नहीं कि हम इसके लिए बुक्स कहाँ से लाएंगे। तो बच्चे ऑलरेडी 12th तक जो पढ़ाई किए हैं वो कवर अप हो जाता है, और अगर थोड़ा बहुत पढ़ना है तो ऑनलाइन आज के डेट में बेस्ट ऑप्शन है कि सिलेबस के अकॉर्डिंगली थोड़ा सा ऑनलाइन अगर बच्चे स्टडी कर लें तो वो क्रैक कर सकते हैं एग्ज़ाम। जी। सर जैसा कि हम आफ्टर जब 12th हम जाते हैं कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए तो बहुत सारे इतने सारे कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ होते हैं कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम कहाँ जाएं नहीं जाएं। और जब हम बात करते हैं रिटेल मैनेजमेंट की तो उसके लिए क्या कॉलेजेस आप सजेस्ट करेंगे? अगर रांची की बात करें, झारखंड की बात करें या फिर इंडिया में भी ऑल ओवर इंडिया के या फिर इंटरनेशनल लेवल पर भी क्या कॉलेजेस बेस्ट हो सकते हैं रिटेल मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से? मैम जब ये कोर्स स्टार्ट हुआ था 2008-9 के आसपास ये कोर्स स्टार्ट हुआ था तो उस समय बहुत ज़्यादा फेमिलियर लोग नहीं थे। जी बिल्कुल। उस समय बहुत लिमिटेड कॉलेजेस भी थे जो इन कोर्सेज़ को चला रहे थे। बट अगर आज की डेट की बात करें तो लगभग 15 साल हो गया मैम इस कोर्स को चलते हुए। जी। और जब ये पहली बार आया था रांची झारखंड में तो सेंट ज़ेवियर्स कॉलेज एकमात्र ऐसा कॉलेज था जो ये कोर्स को चला रहा था। जी। अभी झारखंड में सेंट ज़ेवियर्स कॉलेज बेस्ट ऑप्शन है क्योंकि एक ब्रांड है। दूसरा, अगर आप इंडिया की बात करें तो पुणे में कॉलेजेस हैं, बेंगलोर में कॉलेजेस हैं, दिल्ली NCR नोएडा में कॉलेजेस हैं, मुंबई में कॉलेजेस हैं, आपका LPU है पंजाब में, वो कॉलेजेस है। इसके अलावा अगर बच्चे बाहर जाके पढ़ना चाहते हैं तो बाहर का ऑप्शन है, UK में है, USA में है, UAE में है, न्यूजीलैंड में है, कोर्सेज चल रहे हैं मैम। बाहर भी इसका अच्छा डिमांड है। जी। सर जब हम एडमिशन ले लेते हैं तो हमें सबसे ज़्यादा जो टेंशन होता है इस बात की होती है कि ये जो पूरा 3-4 साल का जो कोर्स है जो कि अभी 4 इयर्स के ग्रेजुएशन पीरियड हो गए हैं बढ़ के, तो उसमें क्या पढ़ना होगा? ये बहुत क्यूरियोसिटी होती है एडमिशन लेने से पहले कि मतलब पता नहीं हमें क्या क्या पढ़ना पड़ेगा इस ड्यूरेशन में। तो हम चाहेंगे कि आप थोड़ा सा सिलेबस के बारे में बताएं कि हम रिटेल मैनेजमेंट में किस चीज़ के बारे में पढ़ाई करते हैं। मैम जहाँ तक सिलेबस की बात है, कोर्स करिकुलम की बात है, तो ये 3 इयर्स डिग्री प्रोग्राम है। जी। अब ये 3 इयर्स डिग्री प्रोग्राम है तो डेफिनेटली 6 सेमेस्टर्स में ये बाइफरकेट किया हुआ है। जी। हर एक सेमेस्टर में बच्चों को पढ़ना होगा। वो 6 सेमेस्टर कंप्लीट करेंगे तो 3 साल पार होगा उनका। जी बिल्कुल। अब चूंकि पहले चल रहा था एक सिलेबस जो कि CBS सिस्टम से पास था, अब उसमें था कि जो 140 क्रेडिट्स होते थे, अभी NEP आया तो कुछ पेपर ऐड हुए हैं। जी। अब टोटल क्रेडिट सिस्टम जो हो गया, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम जिसको हम लोग बोलते हैं, वो 164 हो गया है पहले से बढ़ के। इसमें क्या है, बेनिफिट है बच्चों को कि बच्चों को कुछ अलग से एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ रहा है। अच्छा। और सिलेबस की अगर बात करें तो हर सेमेस्टर में मैम कोर पेपर्स हैं, जेनरिक पेपर्स हैं और इलेक्टिव पेपर्स हैं। 6 सेमेस्टर में ऑल टुगेदर अगर हम बात करते हैं रिटेल मैनेजमेंट की कोर्स के सिलेबस की,
तो बच्चों को 14 कोर पेपर पढ़ने होते हैं जी कोर पेपर इन द सेंस कि वो रिटेल के ही पेपर होंगे जी लाइक रिटेल स्टोर ऑपरेशन पढ़ना पड़ेगा, रिटेल बिजनेस एनवायरनमेंट पढ़ना पड़ेगा, जी रिटेल कंज्यूमर बिहेवियर पढ़ना पड़ेगा, जी रिटेल स्ट्रैटेजी पढ़ना पड़ेगा, डिजिटल मार्केटिंग पढ़ना पड़ेगा। हम्म, इस तरह से कोर पेपर डिवाइड किया हुआ है हर एक सेमेस्टर में। जी और इसके अलावा जो जेनरिक पेपर मैंने बताया, हम्म, उस जेनरिक पेपर में भी ऑप्शंस हैं। मार्केटिंग मैनेजमेंट बच्चे पढ़ते हैं सेमेस्टर जी। 1 में, फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ते हैं बच्चे सेमेस्टर 1 में, बिजनेस कम्युनिकेशन पढ़ते हैं सेमेस्टर 1 में। तो जी इस तरह से सिलेबस पूरा बाइफर्केट किया हुआ है, डिवाइड किया हुआ है टिल सेमेस्टर 6, ताकि बच्चों को कभी भी कोई दिक्कत ना आए। और सबसे बेस्ट पार्ट होता है कि जब बच्चे लास्ट ईयर में होते हैं, सेमेस्टर 6 में जाते हैं, जी तो बच्चों को एक पेपर होता है DSE 4, जिसको हम लोग बोलते हैं OGT, ऑन जी। जॉब ट्रेनिंग। यहाँ पे क्या होता है मैम कि जैसे 3 पेपर के बाद 4 पेपर होता है टोटल इसमें सेमेस्टर 6 में। 3 पेपर उनको क्लासरूम में पढ़ाया जाता है जी और एक पेपर फील्ड के लिए होता है। अच्छा इसमें क्या है कि 3 पेपर करने के बाद बच्चों को 10 बजे से लेके थ्रू आउट द डे दिन भर के लिए हम लोग किसी भी एक स्पेसिफाइड स्टोर में असाइन कर देते हैं कि वहाँ वो काम को सीखें, काम को समझें और वहाँ पे वो काम करके एक प्रोजेक्ट बनाएं। जी उस प्रोजेक्ट के बिहाफ में प्रेजेंटेशन होता है, बाहर से कॉरपोरेट से लोग आते हैं उनका प्रेजेंटेशन देखने लेने के लिए, जी वाइवा होता है उनका। और इस मॉड्यूल से उनको ये पता चल जाता है कि हम लोग क्या पढ़े और हम लोग को काम क्या करना है। जी तो वो मैच करने में उनको आसानी हो जाती है कि हमने आज तक क्या पढ़ा और एक्चुअली में लाइफ में क्या चल रहा है, जी बिल्कुल कैसे काम करना है। तो बहुत प्रैक्टिकल हो जाता है। जी तो वो एक पेपर हो जाता है। इस बीच में हमारे पास इकोनॉमिक्स का पेपर होता है, हमारे पास रिसर्च मेथड्स का पेपर होता है, जी हमारे पास HRM का पेपर होता है। तो लगभग अगर देखा जाए तो अगर ये कोर्स को बच्चा पढ़ता है तो सिर्फ रिटेल की तरफ ही उसका फोकस नहीं रहेगा, जी बल्कि बाकी सब्जेक्ट्स को भी का भी नॉलेज उसको मिलेगा। जैसे मान लीजिए कि HR बनना है उसको, तो ये पेपर पढ़ के, इसके पास एक पेपर है HR का, ये पढ़ सकता है। अगर मार्केटिंग में जाना है तो सेमेस्टर 2 में इसके पास डिजिटल मार्केटिंग है, जो आज के डेट में बहुत हाइप है कि जी, बगैर बिल्कुल। डिजिटल मार्केटिंग का कोई चीज़ होगा नहीं। जी, छोटा सा भी अगर कोई काम करना है तो डिजिटलाइज होना चाहिए, तो उसके बारे में भी हम लोग पढ़ाते हैं। दूसरी चीज़ है कि हर एक साल में, जैसे फर्स्ट ईयर कंप्लीट होता है मैम, सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2, तो उसके बाद बच्चे क्या करते हैं, 2 महीने के लिए या 1.5 महीने के लिए इंटर्नशिप में चले जाते हैं। जैसे गर्मी छुट्टी हुई तो उस 1 महीने में हम लोग इंटर्नशिप के लिए भेजते हैं कि अलग अलग स्टोर में जाके इंटर्नशिप करो। जी तो उससे फ़ायदा क्या होता है कि उनको प्रैक्टिकलिटी भी समझ में आता है जी कि बिल्कुल। एग्जिस्टेंस क्या है, रिटेल यूनिट में काम कैसे हो रहा है, जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसका एप्लीकेशन क्या है, तो ये उनको समझ में आता है। सर जैसा कि ये वोकेशनल कोर्स है और कहीं ना कहीं हम जानते हैं कि जो वोकेशनल कोर्सेज होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली होते हैं, तो बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन फ़ी अफोर्ड नहीं कर पाते, तो क्या इसके लिए कुछ स्कॉलरशिप प्रोग्राम वगैरह भी होता है? मैम डेफिनेटली स्कॉलरशिप है इसका। अगर देखा जाए फ़ीस स्ट्रक्चर की बात अगर हम करते हैं तो फ़ीस स्ट्रक्चर आज के रेट में बहुत हाई नहीं है। 53 to 55,000 ईयरली लगता है। जी तो अगर ऑलमोस्ट देखते हैं तो लगभग 160-170 के आसपास बच्चों को खर्च पड़ता है एज अ फ़ी में। अगर बच्चे एलिजिबल हैं स्कॉलरशिप लेने के लिए तो बच्चे फॉर्म भरते हैं, जी हमारे कॉलेज में ऑफिस है, वहाँ फॉर्म फिलअप होता है और बच्चे वहाँ से फिर पैसे मिलता है उनको, उनके अकाउंट में डायरेक्टली पेमेंट होती है। जी तो अगर वो एलिजिबल है तो ऑटोमेटिक उनका ईयरली वाला जो फीस स्ट्रक्चर जी, है जी। उसमें वो अगर नॉमिनेट करते हैं अपने आप को तो उनको वो एक्सेस कर पाएंगे वो आसानी से। सर ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद हमारा जो मेन मोटिव होता है मैक्सिमम बच्चों का कि हमें एक बहुत अच्छी सी जॉब मिल जाए और इसमें काफ़ी अच्छा पैकेज हो, तो आफ्टर ग्रेजुएशन क्या क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है? अगर हम सबसे पहले बात करें प्राइवेट सेक्टर की तो उसमें क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है हमें ये रिटेल मैनेजमेंट करने के बाद? मैम जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपके साथ डिस्कस किया कि बच्चों को हम लोग सेमेस्टर 6 में OGT में भेजते हैं। जी तो अगर बच्चे वहाँ पे अच्छे से काम करते हैं, उनका मन लगता है कि नहीं मेरे को इसी में अपना करियर बनाना है, मेरे को इसी स्टोर में रह जाना है, तो वो स्टोर वाले उनको रख लेते हैं। अच्छा सबसे बेस्ट पार्ट है। जी और अगर मान लीजिए कि कोई दूसरी कंपनी में बच्चों को जाना है तो बच्चे फिर बैठते हैं प्लेसमेंट के लिए। हमारे डिपार्टमेंट में, हमारे कॉलेज में अलग अलग प्लेसमेंट सेल्स हैं। कॉलेज का एक कंप्लीट प्लेसमेंट सेल है और डिपार्टमेंट का एक अलग प्लेसमेंट सेल है। तो यहाँ पे बच्चे बैठते हैं, बहुत सारी कंपनीज आती है, जैसे मैंने नाम गिनाया था अभी आपको, पैंटालून्स है, रिलायंस है, रिलायंस स्मार्ट है, जी रिलायंस फ्रेश है, बिग बाज़ार है। तो इस तरह का जितना भी ऑर्गेनाइज स्टोर है यहाँ से हम लोग प्लेसमेंट लेते हैं, जी बच्चों को बैठाते हैं इसमें
और एक अच्छा प्लेसमेंट बच्चे अगर लेना चाहें जॉब तो यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं और एक अच्छा सैलरी भी उनको स्टार्टअप में मिल जाता है। जी सर, अगर बात करें गवर्नमेंट सेक्टर की या फिर पब्लिक सेक्टर की, तो उसमें किस किस फील्ड में जा सकते हैं? रिटेल मैनेजमेंट से जिन्होंने पढ़ाई कर रखी है उनके लिए कौन सा सेक्टर बेनिफिशियल होंगे? मैम किसी भी सेक्टर में वो जा सकता है, ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं है कि बैचलर्स इन रिटेल मैनेजमेंट या वोकेशनल प्रोग्राम करके बच्चे लिमिटेड हो जाते हैं, बच्चे का एक लिमिटेशन क्रिएट हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। वो किसी भी फील्ड में अपने आप को अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो जेपीएससी की तैयारी कर सकते हैं, रेलवे की तैयारी कर सकते हैं, एसएससी की तैयारी कर सकते हैं। बहुत सारा मिथ है कि वोकेशनल प्रोग्राम करने के बाद हम गवर्नमेंट का इस तरह का सेक्टर में नहीं जा सकते, वो जा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और रही बात रिटेल की, तो आज हम लोग देखते हैं कुछ गवर्नमेंट स्टोर्स भी हैं मैम। रांची की अगर बात करें तो ट्राइब्स एक स्टोर है जी, जो गवर्नमेंट अंडरटेकिंग के अंदर में, तो वहाँ भी रिक्वायरमेंट है एक ऑर्गेनाइज्ड प्रोफेशनल का, तो वहाँ भी बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। जी सर, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद उन्हें मास्टर्स करने की इच्छा प्रकट होती है, तो मास्टर्स करने के बाद उनको क्या ज़्यादा एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल सकता है अगर बच्चों ने मास्टर्स डिग्री अक्वायर किया तो? मैम डेफिनेटली मास्टर्स करने के बाद एक लेवल तो बढ़ जाता है बच्चों का, क्योंकि अगर ग्रेजुएशन लेवल पे जाते हैं कहीं पे जॉब में तो वो एक नॉर्मल मैनेजर की तरह जाते हैं। लेकिन जैसे पीजी कर लेते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेते हैं या एमबीए इन रिटेल मैनेजमेंट कर लेते हैं तो उनका पोस्ट बढ़ जाता है, सैलरी बढ़ जाती है, तो ये बेनिफिट तो उसको मिलता है एमबीए करने से। सर, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिन्हें मन करता है कि वो अब्रॉड में जाके सर्व करे, वहाँ जाके अपने आप को सेटल करे। तो अगर हमने बैचलर्स डिग्री रिटेल मैनेजमेंट में कर रखी है तो हमें इंटरनेशनल लेवल पे क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं? मैम अगर आप इंडिया से करते हैं मास्टर डिग्री या बैचलर डिग्री तो भी आपको जॉब है। बाहर जैसा मैंने बताया बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जो ये कोर्सेज ऑफ़र कर रही हैं, तो अगर कोई कंट्री कोर्सेज ऑफ़र करे तो डेफिनेटली वहाँ के पर्सपेक्टिव के हिसाब से वहाँ अपॉर्चुनिटीज़ है जॉब के। तो वहाँ भी जैसे इंडिया में जितना मॉल है, जितना रिटेल ऑर्गेनाइज स्टोर है, उससे तो कई एक गुना ज़्यादा बाहर में है, तो वहाँ अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है। अब जैसे मैंने बताया ग्रोथ रेट जो मैंने बताया कि विद इन 3 to 5 ईयर्स जो ग्रोथ रेट आने वाला है, जो स्टेटिस्टिक्स कहता है हमारा कि 35% का इंक्रीज लेवल होगा ऑर्गेनाइज सेक्टर में। तो जब दुकानें मैम बनेंगी, स्टोर्स डेवलप होंगे, मॉल बनेगा, तो लोगों का भी तो रिक्वायरमेंट होगा। और लोग सिर्फ हमको लेबर तो नहीं चाहिए ना, हमको मैनेजर चाहिए। तो मैनेजर कहाँ से मिलेगा? तो मैनेजर इस पोस्ट से हम लोग, इस कोर्स से हम लोग डेवलप कर सकते हैं। जी सर, बहुत बार ऐसा होता है कि हमें मन करता है कि हम मास्टर्स करने के बाद हम पीएचडी डिग्री भी हासिल करें, तो क्या हम रिटेल मैनेजमेंट करके हम पीएचडी भी कर सकते हैं? डेफिनेटली मैम कर सकते हैं। आज के रेट में अगर कोई भी सर्च करता है कि पीएचडी इन रिटेल मैनेजमेंट, तो कुछ कॉलेजेस इंडिया में, कुछ कॉलेजेस अब्रॉड में अवेलेबल हैं जो पीएचडी करवाते हैं इन रिटेल मैनेजमेंट। अगर सिंपल रिटेल मैनेजमेंट में नहीं करना है तो उसका एक कोई कोर सब्जेक्ट में पीएचडी कर सकता है। लाइक सप्लाई चेन में हो सकता है पीएचडी, स्ट्रैटेजी में पीएचडी हो सकता है, जी बिल्कुल, ठीक है, रिटेल बिजनेस में पीएचडी हो सकता है। अगर बच्चे चाहते हैं कि हमको सिर्फ कोई एक टॉपिक पे करना है तो वो भी पॉसिबल है। अगर पूरा का पूरा कोर्स पे करना है, जैसे अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं बैचलर्स इन रिटेल मैनेजमेंट, ये एक अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है। लेकिन अगर पीजी करना है तो सारे बच्चे सोचते हैं कि इधर एचआर करेंगे या एमबीए इन मार्केटिंग करेंगे या एमबीए इन आईटी करेंगे या एमबीए इन फाइनेंस करेंगे। लेकिन इस 4 के अलावा भी एमबीए होता है। लाइक सप्लाई चेन पे बच्चे कर सकते हैं एमबीए, आपका लॉजिस्टिक्स पे एमबीए कर सकते हैं, ऑपरेशन मैनेजमेंट पे एमबीए कर सकते हैं। तो बहुत सारा ऐसा पॉसिबिलिटी है। अब अगर इस पॉसिबिलिटी के बेसिस पे एमबीए कर रहे हैं तो उसी के बेसिस पे वो फिर अपना पीएचडी भी कर सकते हैं। जी, कोई इशू नहीं है। यानी कि पीएचडी करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने कोई प्रॉब्लम नहीं है मैम उसमें। उनको एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट मिल जाएगा आसानी से, एकदम सब्जेक्ट मिल जाएगा, कोई इशू नहीं है। टॉपिक ले सकते हैं, ठीक है। अगर बीआरएम करने के बाद आगे इसी फील्ड पे मास्टर्स करना चाहते हैं तो आज के डेट में इंडिया में एमआरएम है, मास्टर्स इन रिटेल मैनेजमेंट, भोपाल में है, मुंबई में है, नोएडा में है,
कि इसी सीक्वेंस में उनका एमबीए हो जाएगा, फिर फर्दर अगर उससे आगे बढ़ना चाहते हैं तो पीएचडी इन रिटेल मैनेजमेंट। तो एक सीक्वेंस में वो अपना पढ़ाई को कर सकते हैं और एक अच्छा जॉब एक्वायर कर सकते हैं। जी सर, बहुत बार ऐसा होता है कि पढ़ाई तो हम कर लेते हैं बट हमें कोई जॉब करने की इच्छा नहीं होती। हमारा मन करता है कि हमारा खुद का स्टार्टअप हो, हम खुद का बिजनेस करें। तो रिटेल मैनेजमेंट की पढ़ाई करने के बाद हमारे पास कितने ऐसे स्कोप होते हैं कि हम खुद का बिजनेस जो है वो सक्सेसफुली सेटअप कर सकते हैं? बिकॉज जैसा कि हम जानते हैं बिजनेस काफ़ी रिस्की होता है, तो कितने चांसेस है कि अगर हमने रिटेल मैनेजमेंट में पढ़ाई कर रखी है तो हमारा बिजनेस जो है, स्टार्टअप जो है वो सक्सेसफुल हो सकता है? मैम, रिटेल एक ऐसा इंडस्ट्री है जहाँ पे ग्रोथ ही ग्रोथ है। जी बिल्कुल। क्योंकि हम और आप किसी भी चीज़ को अगर ले रहे हैं, कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस ले रहे हैं, तो वो एक रिटेल के थ्रू ही ले रहे हैं। जी। तो अगर हम सीख जाएं कि रिटेल कैसे स्टैब्लिश होता है तो बिजनेस स्टैब्लिश हो गया। जी। अब यहाँ पे क्या है कि बिजनेस को स्टैब्लिश कैसे किया जाए, फंडिंग कैसे लाया जाए, तो उसके लिए भी सेमेस्टर 6 में एक पेपर हम पढ़ाते हैं बच्चों को। वो पेपर है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। ये 6 यूनिट का एक सिलेबस कोर्स है आपका, और उसमें हम बच्चों को पढ़ाते हैं कि हाउ टू स्टार्ट अ बिजनेस, हाउ टू थिंक फॉर अ न्यू आइडिया, एक नया चीज़ कैसे सोचेंगे, ठीक है, एक नया कॉन्सेप्ट कैसे लाएंगे, अगर मार्केट में कोई प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन हमारा प्रोडक्ट कैसे होगा। तो इस तरह का अगर विचार हमारे दिमाग में आ जाता है, थिंकिंग अगर हमारे माइंड पे आ जाते हैं, तो डेफिनेटली हम उसके लिए कोई आइडिया लगा के एक प्रोडक्ट लगा देते हैं। और जैसे हम उस सॉल्यूशन को लगाते हैं इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट, तो डेफिनेटली हम बिजनेस में आ गए। जी। अब यहाँ पे बात आती है फंड्स की, कि बहुत कोई का बात होता है कि सर फंडिंग नहीं है, पैसों का दिक्कत है, हमारे फैमिली स्ट्रेंथ उतना स्ट्रांग नहीं है। तो पैसे ज़रूरी नहीं कि सिर्फ हम अपना ही लगाएं, आप पार्टनरशिप में भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आप फंड रेज कर सकते हैं मार्केट से। अगर आपके पास एक अच्छा आइडिया है, तो जैसे मैम कुछ दिन पहले या हर सीजन में आता है शार्क टैंक, एक शो आता था। उसमें क्या है कि अगर आपके पास एक अच्छा आइडिया है, एक अच्छा ब्लूप्रिंट है, तो डेफिनेटली सामने से लोग पैसे लगाएंगे आपके प्रोडक्ट्स में, आपके बिजनेस में। तो उससे हेल्प हो जाता है कि आपको पैसे मिल जाते हैं, आपका प्रोडक्ट बन जाता है, आपका प्रोडक्ट मार्केट में आ जाता है और आपका बिजनेस स्टैब्लिश हो जाता है। तो एक एंटरप्रेन्योर को ये चीज़ सोच के रखना है कि मेरा जो प्रोडक्ट है वो न्यू कैसे हो, और रिटेल से हम लोग वो चीज़ समझा देते हैं रिटेल मैनेजमेंट कोर्स से कि एक नया चीज़ का थिंकिंग क्या होगा, कि किस तरह से बच्चे या जो बंदे काम करने का सोच रहे हैं इन टर्म्स ऑफ बिजनेस, वो कैसे सोचें कि हाँ हमको क्या करना है। तो वो आसानी से मिल जाता है इस कोर्स के थ्रू। सर, जैसा कि आपने कहा कि फ़ंड रेज़ करना ये सही में बहुत बड़ी बात है और बहुत बड़ा प्रॉब्लम भी हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे युवा होते हैं जिनके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं होता है। एंड जब बिज़नेस में हम जानते हैं कि हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी होते हैं फ़ंड की, तो क्या गवर्नमेंट की तरफ से कुछ ऐसे स्कीम्स हैं जो कि उन्हें हेल्प करते हैं फ़ंड रेज़ करने में? डेफिनेटली मैम, गवर्नमेंट की तरफ से भी स्कीम्स है, बट अगेन मैं ये कहना चाहूँगा कि आप अपना आइडिया को जब तक पॉजिटिवली प्रेजेंट नहीं कर पाएंगे तब तक कोई भी फंड नहीं देगा, चाहे वो कोई भी हो, प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो। तो कंपलसरी क्या है कि आपका आइडिया पहले बहुत अच्छा होना चाहिए, एक प्रॉब्लम से रिलेटेड आपका आइडिया होना चाहिए कि ये प्रॉब्लम अगर मार्केट में है तो इसका सॉल्यूशन मेरा प्रोडक्ट हो सकता है। तो उसके बेसिस पे कोई भी कंपनी हो, चाहे वो गवर्नमेंट इंडस्ट्री हो या प्राइवेट सेक्टर हो, आपको फंडिंग करेंगी। सर, जैसे कि आप बार बार बोल रहे हैं कि एक आइडिया जो है वो काफ़ी इनोवेटिव एंड क्रिएटिव होना चाहिए, तो रिटेल मैनेजमेंट की पढ़ाई करने के बाद हमारे अंदर ऐसे क्या क्या क्वालिटीज़ जनरेट हो जाते हैं जिसकी वजह से हम इतना सोच पाते हैं? एग्जैक्टली मैम, इसका एग्जांपल मैं देना चाहूँगा। एक पेपर है रिटेल मैनेजमेंट में, रिटेल विजुअल मर्चेंडाइजिंग, ठीक है, ये कोर पेपर है रिटेल का। अब जैसे हम लोग देखते हैं कि अभी क्रिसमस पार हुआ जी, अब क्रिसमस पार होने से पहले या क्रिसमस आने से पहले जब हम लोग आसपास के रिटेल ऑर्गेनाइज स्टोर में, लाइक पैंटलून्स हो गया, बिग बाज़ार हो गए, रिलायंस हो गया, अगर हम इनके सामने से क्रॉस किए होंगे तो हम लोग को एक बहुत बड़े से शीशे के अंदर में कुछ प्रोडक्ट्स दिखा होगा जी, हाँ, बिल्कुल, जो कि ये दर्शा रहा है कि उनके पास क्रिसमस का प्रोडक्ट अवेलेबल है। तो ये एक इनोवेशन है मैम, ये एक क्रिएटिविटी है कि बगैर किसी से बात किए, बगैर किसी से कम्युनिकेट किए हम बता दे रहे हैं कि हमारा प्रोडक्ट अवेलेबल है हमारे स्टोर में, आप आइए और ले जाइए। तो ये एक इनोवेशन का पार्ट है, क्रिएटिविटी का पार्ट है। अब उस किस लेवल पे उस क्रिएटिविटी को डेवलप करते हैं हम लोग, वो डिपेंड करता है हमारे माइंड पे। जी सर, रिटेल मैनेजमेंट की पढ़ाई करने में क्या हमें कुछ चैलेंजेस भी फेस करने पड़ते हैं? डेफिनेटली मैम, चैलेंजेस तो फेस करने पड़ेंगे। कभी भी हम लोग आगे बढ़ते हैं, कभी भी हम लोग एक पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ते हैं, तो छोटा हो या बड़ा हो हर्डल्स तो आता ही है, चैलेंजेस तो होते ही हैं।
अब इसमें चैलेंजेस क्या है कि आप अपने प्रोडक्ट से किस लेवल पे कस्टमर को सेटिस्फाई करते हो। जी बिल्कुल। अब यहाँ पे चैलेंजेस अभी हम लोग बोल रहे हैं, लेकिन अगर बच्चे इसको पढ़ लेते हैं इस कोर्स को, तो सेमेस्टर 2 में एक कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर करके हमारा पेपर है जी। कि जब हम सामने से अपने कस्टमर को जान पाएंगे, समझ पाएंगे, उनका टेंडेंसी जान पाएंगे, उनका बाइंग कैपेसिटी जान पाएंगे, कितना खरीदने का क्षमता है वो जान पाएंगे, तो वो चैलेंज तो मेरे लिए अपॉर्चुनिटी बन गया। जी बिल्कुल। तो ये एक बेनिफिट हो गया इस कोर्स को करने से कि जो चैलेंज दिख रहा है वो अपॉर्चुनिटी बन गया। सर हम चाहेंगे कि आप लास्ट में जो भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि इस कोर्स में आना चाहते हैं या फिर प्रेजेंटली वो इस कोर्स में हैं, तो उसको आप क्या फ्यूचर गाइडलाइंस देना चाहेंगे? मैम गाइडलाइंस तो ये रहेगा कि अच्छा करिए, फ्यूचर आपका बहुत ब्राइट हो, लेकिन सबसे पहला चीज़ जो चाहे वो 12 लेवल के बच्चों को मैं सजेस्ट करूं या ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में सजेस्ट करूं या लास्ट ईयर में करूं, एक ही चीज़ बोलता हूं हमेशा कि अपना गोल सेट करिए जी। कि बगैर गोल सेट का आप किसी भी चीज़ को अचीव नहीं कर सकते हो। जब तक कोई टारगेट हम सेट नहीं करेंगे हम अचीव नहीं कर पाएंगे, हम सिर्फ डेविएट होते रहेंगे, टाइम हमारा बर्बाद होगा और हम अपने गोल को अचीव नहीं कर पाएंगे। इसलिए अगर कोई 12th का बच्चा है तो वो पहले गोल सेट कर ले कि हमको करना क्या है, क्योंकि इंटरेस्ट के बेसिस पे अगर कोई भी काम किया जाए तो वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है। अगर इंटरेस्ट के बिहाफ में काम नहीं करेंगे तो बहुत अच्छा काम भी हो, बहुत अच्छा सैलरी भी मिले, तो भी हमको उस जगह पे मन नहीं लगेगा, हम वहाँ से हट जाएंगे। इसलिए गोल पहले आइडेंटिफाई कर ले बच्चे, मेरा ये सजेशन है, और क्या इंटरेस्ट है उनका, किस चीज़ पे इंटरेस्ट है, उस पर फोकस करे, उस पर मेहनत करे। और 4 चीज़ें हैं मैम जो मैं बताना चाहूँगा हर बच्चों को कि स्वॉट एनालिसिस अपना खुद कर ले, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट, ये जान ले अपना। अगर ये चीज़ वो जान लेगा अपना, तो वो कभी भी किसी भी फील्ड पे हारेगा नहीं। जी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े और आपने इतनी सरलता के साथ इतने कठिन विषय को बताया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि हमारे जितने भी दर्शक होंगे उनको आज के हमारे इस कार्यक्रम से काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिला होगा। साथ ही ऐसे जो भी बच्चे हैं जो कि रिटेल मैनेजमेंट में अपना करियर की एक डेवलपमेंट के बारे में सोच रहे हैं या फिर इस विषय की पढ़ाई करने के बारे में सोच रहे हैं, उन सभी को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट पहुंचेगा हमारे इस कार्यक्रम से। आप अगर ऐसे बहुत सारे वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल डीडी झारखंड को सब्सक्राइब कीजिए। उस पर काफ़ी वीडियोस पड़े हैं, आप जाके उसे जब चाहे तब देख सकते हैं और ढेरों जानकारी जो है वो हासिल कर सकते हैं। हम अपने आज के इस कार्यक्रम में अब हमें इजाज़त दीजिए। हम आपसे मिलेंगे अगले कार्यक्रम में एक नए विषय के साथ और उससे जुड़ी ढेरों जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जोहार।